यह वीडियो लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। पिछले वीडियो में जैनिज्म मैंने कवर कर लिया था। अब हम लोग मगध एम्पायर के बारे में बारीकी से देखते हैं क्या क्या इसमें हुआ था, कौन कौन से डायनेस्टीज़ को हिंदी में वंश बोलते हैं, कौन कौन से वंश आए और कौन कौन से महान राजा आए, कौन कौन बकलोल राजा आया, सभी के बारे में देखेंगे। तो मगध एम्पायर को स्टार्ट कर लेने से पहले मैं इसका जो बैकग्राउंड है, थोड़ा सा हिस्ट्री, उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आप कनेक्ट करके चलें कि हाँ वहाँ से चलते हुए आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को ऋग वैदिक काल पढ़ाया था, वैदिक सभ्यता। उसके बाद ये मगध एम्पायर आता है। मगध एम्पायर महाजनपद काल का एक स्टेट है, ठीक है। महाजनपद टोटल 16 है, उसमें से एक मगध था। मगध यानी आज का बिहार, राजगीर वगैरह जो भी है वो मगध कहलाता था। और 16 महाजनपद में सबसे जो ज़्यादा वर्चस्व वाला था, सबसे ज़्यादा ताकतवर जो था वो मगध था। इसीलिए सिर्फ मगध के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और 16, आप बस इतना याद रखना कि महाजनपद कितने होते हैं। महाजनपद टोटल 16 थे। और अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं महाजनपद 16 कौन कौन थे तो कर सकते हैं। वैसे आपको सिर्फ मगध के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, बाकी आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट था अंगा, दूसरा था मगध जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, थर्ड था वज्जी, फोर्थ था मल्ला, फिफ्थ काशी, सिक्स्थ कोसला, 7 वत्सा, 8 छेदी, 9 कुरु, 10 पंचला और 11 में शूरसेना था, 12 में मत्स्य था, 13 में अवंती था, 14 में अश्माका था, 15वां गंधारा था एंड 16 जो था कंबोजा था। तो आपको शायद डिफ़िकल्ट लग रहा होगा सारा नाम, इसलिए मैं बोला कि आप सिर्फ मगध याद रखो। सो मगध एम्पायर को समझते हैं आप, इसका बैकग्राउंड आप लोग समझ ही गए होंगे। तो मगध एम्पायर महाजनपद का ही एक छोटा सा स्टेट था। जैसे आज पूरे इंडिया का एक बिहार छोटा सा स्टेट है, उसी तरह उस समय 16 था, उसमें से एक मगध था। देखिए ये सभी डायनेस्टीज़ को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने अपने सर से सीखा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसका यूज़ करें क्योंकि बहुत हेल्पफुल है ये ट्रिक। जैसे कि वो ट्रिक क्या है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है हसीन मसुक सा, हसीन मसुक सा, हसीन मसुक सा। आप इसको 5 बार बोलो, उसके बाद आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। हसीन मतलब सबसे पहला डायनेस्टी जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हर्यंका डायनेस्टी, मतलब ह मतलब हर्यंका डायनेस्टी हो जाएगा। फिर सी मतलब हो जाएगा ये शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टीज। ह से हर्यंका, सी से शिशुनाग, न से नंद डायनेस्टी हो जाएगा जो इसके बाद आता है। देखिए सभी क्रमबद्ध है, हर्यंका के बाद शिशुनाग आएगा, शिशुनाग के बाद ये आपका नंद डायनेस्टी आएगा, नंद डायनेस्टी के बाद आपका ये म से मौर्य हो जाएगा, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश। उसके बाद आपका सु से शुंग वंश आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। मौर्य काल के ठीक बाद शुंग वंश आता है। तो ये सीक्वेंस वाइज है, सबसे पहले हर्यंका डायनेस्टीज, फिर शिशुनाग डायनेस्टीज, फिर नंद डायनेस्टी, उसके बाद मौर्य काल, फिर शुंग काल, ठीक है, शुंग डायनेस्टीज। उसके बाद आपका आ जाता है कर्णव डायनेस्टीज, कर्णव वंश। उसके बाद डायनेस्टीज और वंश दोनों एक ही बात है, आप लोग वंश डायनेस्टीज बोलूँ तो कन्फ्यूज मत होना। सो एक बार फिर से देख लेते हैं। ह से हो जाएगा आपका हर्यंका डायनेस्टीज, उसके बाद कौन आता है आपका शिशुनाग डायनेस्टीज, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा नंद डायनेस्टीज, उसके बाद कौन आएगा मौर्य डायनेस्टी, उसके बाद कौन आता है, मौर्य डायनेस्टी खत्म होता है तो शुंग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी खत्म होता है तो कौन आएगा आपका कर्णव डायनेस्टी, ठीक है। और कर्णव डायनेस्टी खत्म होता है तो ये 7 से याद रखिएगा सातवाहन डायनेस्टी आता है लास्ट में। ये आपके टोटल हैं 1 2 3 आपका 4 5 6 7 सातों हैं। सातों का ट्रिक मैंने बना दिया है। हसीन मसुक सा, ह से आप लोग हर्यंका डायनेस्टी, सी से शिशुनाग, न से आपका नंद डायनेस्टी, म से मौर्य डायनेस्टी, सु से आपका शुंग डायनेस्टी, क से आपका कर्णव डायनेस्टी एंड सा से सातवाहन डायनेस्टी। हसीन मसुक साथ जो दिया हुआ है सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है। जैसे हर्यंका डायनेस्टी खत्म हुआ है उसके बाद ही आपका शिशुनाग आया है, और शिशुनाग जैसे ही खत्म होता है उसके बाद ही नंद आता है। तो सभी सीक्वेंस वाइज दिया गया है। तो आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा, आपको फ़ायदा करेगा। ये काफ़ी अच्छा ट्रिक लगा मुझे, और मुझे लगा कि आप लोगों को भी याद करना चाहिए, एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा आप लोगों को। कुछ याद करो या ना करो लेकिन एक चीज़ हमेशा याद करते रहना। जैसे मैं सबसे पहले हसीन मसुक सा में ह से शुरू करता हूँ, ह से हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, ठीक है। पहले राजा और आखिरी राजा का नाम सभी डायनेस्टीज़ का आपको आपके दिमाग में कंठस्थ होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो इनके पहले संस्थापक कौन हो जाएंगे, फाउंडर कौन हो जाएंगे, तो इनका पूरा श्रेय इन्हें जाता है जिनका नाम बिंबिसारा है। बिंबिसारा इज़ द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी, ऑलवेज रिमेंबर दैट।
ठीक है। इसके खोजकर्ता, इसके संस्थापक बिम्बिसारा को जाता है। उनका टाइम इंटरवल देख लीजिए, 544 बीसी से लेकर आपका 492 बीसी है, और ये मगध एम्पायर के पहले राजा भी हुए। सो बिम्बिसारा के बारे में बस इतना याद रखना कि ये हरंक्या डायनेस्टीज के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। और ये बुद्ध भगवान के काफ़ी अच्छे मित्र थे, क्योंकि बुद्ध भगवान का जब समय चल रहा था उस समय राजा यही थे जिनका नाम बिम्बिसार है। और बिम्बिसार का जो समय है 544 से 492 बीसी है, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं? अजातशत्रु। अजातशत्रु कोई और नहीं, इन्हीं के बेटा होते हैं, और बेटा बहुत ही नालायक होता है, बहुत ही दोगला होता है, बाप को मार के अपने राजा बन जाता है, सन ऑफ बिम्बिसार, और किल्ड हिज फादर और सिज द थ्रोन। थ्रोन मतलब होता है गद्दी। ये अपने पिता को मार के ही कौन? अजातशत्रु गद्दी हासिल कर लेते हैं। और इनका समय जहाँ से इनका ख़त्म होता है वहाँ से इनका चालू होता है, क्योंकि मार दिए और वहाँ से अपना राजपाट ये संभाले। तो 492 बीसी से 460 बीसी देखिए इनका समय था। बिम्बिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु था, और अजातशत्रु बाप को मार के खुद राजा बन जाता है। फिर उसको अजातशत्रु को कौन मार देता है? उदयन। तो उदयन और कोई नहीं, इसी का बेटा था, अजातशत्रु का था। तो ये भी अपने बाप को मार दिया और गद्दी हासिल कर लिया। तो सब देख रहे हो, बाप को मार के खुद गद्दी हासिल कर रहा है। और उदयन ने एक बहुत अच्छा काम किया था, और काम क्या किया था? इन्होंने नया कैपिटल खोजा था। कौन? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा का नाम पटना भी है, पुराने ज़माने में पाटलिपुत्रा कहते थे। तो इनके समय पे, उदयन के समय पे कैपिटल पाटलिपुत्रा था, और गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है पटना, वही पर लिखा गया है। आप लोग चेंज समझ गए होंगे। बिम्बिसारा को अजातशत्रु ने मारा और गद्दी प्राप्त की, अजातशत्रु को उदयन ने मारा और गद्दी प्राप्त की, और दोनों सभी बेटा ही मार रहा है बाप को। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और टाइम इंटरवल आप लोग देखते चलना, ठीक है। 460 से 444 बीसी नहीं भी बताऊं तो आप लोग नोट डाउन करते चलना। तो हसीन मशूक शाह में हम लोग क्या ख़त्म कर लिए? ठीक है, तो हम लोग ख़त्म कर लिए। अभी सी से शिशुनाग वंश को हम लोग देखते हैं। तो शिशुनाग डायनेस्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो खुद शिशुनाग हो जाएंगे। तो ये तो ईजी हो जाएगा। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग अपने नाम पे ही अपना डायनेस्टीज का नाम रख दिए थे, तो ये तो ईजी हो जाएगा याद करने में। शिशुनाग डायनेस्टी की खोज किसने की थी? तो आप लोग झटाक से बोल देंगे शिशुनाग जी ने की थी, ठीक है। और शिशुनाग जी के समय पर राजधानी क्या था? आपने उदयन के समय पे राजधानी क्या था? पाटलिपुत्रा उन्होंने बना दिया था। तो शिशुनाग के समय पे राजधानी, मगध का राजधानी क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा, ठीक है। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि यहाँ पर राजधानी चेंज होते रहता है, तो राजधानी को भी याद रखना है। बाकी उदयन के बेटा इसको मत समझ लेना। जैसे मैंने पिछले जो डायनेस्टीज था, हरियंका डायनेस्टी में बिम्बिसारा को मार के अजातशत्रु राजा बनता है, अजातशत्रु को मार के कौन बनता है राजा? उदयन। हाँ, उसके बाद ये वाला वंश आया है, लेकिन उदयन को मार के, या उदयन का ये बेटा नहीं था शिशुनाग, वो एक अलग डायनेस्टी इसलिए बनाया क्योंकि ये अलग था, उसके परिवार का हिस्सा नहीं था। तो और इनके समय पे ही सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। पिछले वीडियो में मैंने बुद्धिज़्म पढ़ाया था कि बुद्धिज़्म के आपके कितने काउंसिल हुए थे, पहला काउंसिल, दूसरा काउंसिल, तीसरा काउंसिल। तो आपने नहीं देखा तो बुद्धिज़्म वाला चैप्टर देख लीजिए। तो इनके समय पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट वंश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हसीन में हाँ सी, अन्ना से नंदा डायनेस्टी होता है, ठीक है। नंदा डायनेस्टी को देखते हैं। नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, उनका नाम याद रखना, महापद्म नंद। महापद्म नंद 4 बार बोलो, याद हो जाएगा। और इस डायनेस्टी में बहुत सारे राजा हुए हैं, बहुत बकलोल भी राजा हुए हैं, महान भी राजा हुए हैं, अय्यास भी हुए हैं। अय्यासों में जिनका नाम आता है उसका नाम धनानंद है। एक सीरियल आता था हमारे ज़माने में कलर्स पे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो उसमें धनानंद को रोल दिया गया था। तो आप अगर देखे होंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से उसका चेहरा याद होगा, आप उससे याद रख सकते हैं। धनानंद बहुत ही बड़ा अय्यास था, और इसके समय पे ही ये थोड़ा बकलोल अय्यासी में शराब वगैरह पी के धुत रहता था। तो इसी के समय पे अलेक्जेंडर द ग्रेट, वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने सीरीज़ स्टार्ट कर रखा है, उसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में आपको पढ़ाया है, तो वहाँ से भी इसके बारे में समझ सकते हैं। तो समझिए एक बाहरी आक्रमणकारी था, बाहर से आया था, जो भारत पे अटैक किया था, मगध साम्राज्य पे अटैक किया था। उस समय राजा कौन था? धनानंद था। और टाइम भी याद रखिएगा, 326 बीसी में अलेक्जेंडर का अटैक होता है। उस समय बकलोलवा रहता है, ये धनानंद राजा रहता है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं द मौर्य डायनेस्टी। तो हम लोग अभी तक 3 डायनेस्टी ख़त्म कर चुके हैं, हसीन वाला पूरा, हसीना। अभी मशूक शाह हम लोग ख़त्म करते हैं। मशूक से, म से हो जाएगा आपका मौर्य डायनेस्टी, सू से हो जाएगा शुंग डायनेस्टी, क से हो जाएगा कर्णव डायनेस्टी। तो हम लोग मौर्य डायनेस्टी को देखते हैं। मौर्य डायनेस्टी में सबसे महान, प्रतापी और सबसे ज़्यादा जो फेमस है और मेरे फेवरेट भी हैं,
मतलब इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है हमको, तो इसीलिए मेरे फेवरेट हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका टाइम इंटरवल क्या है 322 BC से लेकर 298 BC में। आप लोग लिंकेज देख रहे हैं। तो इनके संस्थापक का नाम पूछा जाए, इनके फाउंडर का नाम पूछा जाए मौर्य वंश का, तो खुद चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। और इन्होंने ही ये जो बकलोलवा था जिसका मैंने नाम बताया ना, इसको मार के ये अपना चंद्रगुप्त मौर्य नया डायनेस्टी, नया वंश स्टार्ट कर देते हैं धनानंद को मार करके। और इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त का साथ मिलता है। कौटिल्य वही जिनको चाणक्य बोलते हैं हम लोग, और चाणक्य तो बहुत ही बड़े विद्वान थे, ठीक है। चाणक्य की मदद से इन किसको मार देते हैं, नंदा डायनेस्टी को ख़त्म कर देते हैं। धनानंद जो बकलोल था उसको मार के मौर्य डायनेस्टी का शुरुआत करते हैं। बहुत ही बड़ा प्रतापी राजा था। एक बाहर से आक्रमणकारी आया था सेल्वस निकेटर। जब ये पगला हारने लगता है, बाहर से आया है भारत पे आक्रमण करने, पगला हारने लगता है तो क्या कहता है कि मेरी बेटी से शादी कर लो। तो ये हारना नहीं चाहता था, हारेगा तो बेइज्जती फील होता है ना, तो बोलता है मेरी बेटी से शादी कर लो और हमको जाने दो। तो बेटी से शादी कर लेता है। ऊपर से अफ़गानिस्तान, इसको अफ़गानिस्तान किसको, आपके जो राजा हैं चंद्रगुप्त मौर्य को अफ़गानिस्तान दहेज भी मिल जाता है। तो उस समय का जो आप मगध एम्पायर देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ मगध एम्पायर का इन्हीं के समय में हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और बहुत ही ज़्यादा विस्तार हुआ यार। आप लोग मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पूरा पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, पूरा अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। सो दहेज में और भी चीज़ें मिली, तो उतना आपको ध्यान में नहीं रखना है कि एक एक चीज़ का आप लोग हिसाब लेने लग जाएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही महान शासक थे, और इन्हीं के समय पे मेगास्थनीज किसके द्वारा, सेल्वस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। ये जो हारा ना, जिसको हराया इन्होंने, सेल्वस निकेटर को 305 BC में हराया, उसके एक क्या थे, एम्बेसडर थे, उनके एक मिनिस्टर थे मेगास्थनीज। उसको किसके दरबार में भेजा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के राजघराने दरबार में भेजा गया। मेगास्थनीज जो थे क्या फिर लिखे, उन्होंने इंडिका बुक लिखा। काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इंडिका बुक किनके द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और मेगास्थनीज किसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे, ग्रीक के एम्बेसडर थे, तो वे किसके थे, सेल्वस निकेटर के थे। तीनों क्वेश्चन आपको याद रखिएगा। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक समय ये भी तो बुढ़ाएंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य हमेशा थोड़ी जवान रहेंगे। उसके बाद चंद्रगुप्त जैसे ही इनका शासन खत्म होता है, कौन आता है, बिंदुसार आते हैं। और ये कोई और नहीं, बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे ही थे। और कब इन राजा बनते हैं, 297 BC में बनते हैं। और ऐसा नहीं है, देखियो पिछले हरियंका डायनेस्टी में सब अपने बाप को मार के राजा गद्दी हासिल कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जब चंद्रगुप्त मौर्य इतने महान शासक हुए हैं तो इनको कौन कोई मार सकता है क्या? आप लोग देखो, इनको कोई नहीं मार सकता है। जब इनकी मृत्यु होती है मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य की, तब ये जाके इनका बेटा जो राजा बनता है। ये नहीं कि ये अपने बाप को मार के राजा बन जाता है। मृत्यु के बाद बिंदुसार राजा बनता है। और इनके समय पे ही देखिए, आधा काम तो इनके पिताजी करके चले गए थे। जो अफगानिस्तान इन्होंने जीत लिया था, पाकिस्तान इनके अंडर में आ गया था, पूरा इंडिया मगध एम्पायर तो था ही, इंडिया का सारा पार्ट, खाली सिर्फ साउथ इंडिया मगध एम्पायर के कब्जे में नहीं था। साउथ इंडिया मतलब कर्नाटक, बेंगलोर जिधर है, केरला वगैरह, उधर मगध एम्पायर का उधर विस्तार नहीं हो पाया था। बाकी पूरा जितना भी इंडिया है आपका, जितना भी इंडिया है, इतना छोड़ दे नीचे वाला हिस्सा इंडिया का, तो इधर आपका मौर्य का नहीं था। लेकिन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और पूरा ऊपर वाला पार्ट, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सारा का सारा मगध एम्पायर का पार्ट हो चुका था। तो बिंदुसार के समय पे पूरा ऑलमोस्ट पूरा भारत एक राज्य के अंदर, एक वंश के अंदर समा चुका था। वो था द मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के अंदर पूरा का पूरा इंडिया आ चुका था। उसके बाद एक और महान शासक आते हैं, जैसे आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा और ताकतवर, महान, द ग्रेट अशोका। इनके ऊपर भी बहुत सारा सीरियल बना है, बहुत सारा फिल्म बना है। आप लोग देखेंगे तो अच्छा है, नहीं देखेंगे तो यहाँ पर समझिए। ये बहुत ही ज़्यादा प्रतापी, बहुत ही ज़्यादा योग्य शासक थे, ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम्स। हमेशा के लिए इनका नाम ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम्स के लिए लिया जाएगा। और इनके समय पे इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी काम करवाया, बहुत सारा किंग था, बहुत योग्य किंग था। तो अपने जो साम्राज्य था द मौर्य डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। और जिसमें से इनका जो साक्ष्य मिलता है, कैसे पता चलेगा कि इस अशोका ने कौन कौन सा काम करवाया, क्या क्या नहर वगैरह बनवाया, झील वगैरह, कैसे पता चलेगा? तो वो जो भी काम करवाते थे वहाँ पर रॉक एडिट पे लिख दिया करते थे। रॉक एडिट मतलब ये पत्थर पे लिख देना,
ठीक है, रॉक पे एडिक्ट कर देना। तो पत्थर पे लिखना मतलब ही होता है रॉक एडिट करना। तो पत्थर वहाँ पर सटवा देते थे, जहाँ पर जैसे मैंने कोई अभी यहाँ पर पुल बनवाया तो वहाँ पर मैं लिख दूँगा मैं द ग्रेट अशोका ने ये पुल बनवाया है गाँव वालों के भलाई के लिए। वहाँ पर नाम वगैरह लिख देते थे, रॉक एडिट पे पूरा इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता था। ठीक है, तो टोटल कितने रॉक एडिट हुए? 14 मेजर रॉक एडिट हैं। वैसे रॉक एडिट बहुत ज़्यादा था, लेकिन 14 बहुत ही ज़्यादा मेजर और नोन है, तो 14 रॉक एडिट याद रखिएगा। 17 माइनर रॉक एडिट, जैसे कि मैंने बोला ना 14 सबसे ज़्यादा फेमस है, उसके बाद 17 और हैं, और 12 पिलर हैं। पिलर मतलब समझते हैं इतना लंबा, ऐसे पिलर आपके घर में भी पड़ा होगा उसी से समझ आइए, पिलर एडिक्ट भी है। पिलर मतलब ऐसे पिलर है इतना लंबा, उस पर कुछ लिखा हुआ है। एडिक्ट मतलब लिखा होना होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 14 मेजर रॉक एडिट, 17 माइनर रॉक एडिट एंड 12 पिलर एडिक्ट्स। और इनके एडिक्ट्स में कौन कौन सी भाषा में लिखी गई थी? भाषा का अगर आपसे जिक्र पूछा जाए तो ब्राह्मी था, खरोष्टी था, आरामिक था और ग्रीक भाषा था। ये चारों भाषा में पूरा का पूरा 14 रॉक एडिट्स, 17 माइनर रॉक एडिट्स, 12 पिलर एडिट्स जो था लिखा हुआ था, शिलालेख लिखा हुआ था। और इनके समय पे एक बहुत ही बड़ा वार होता है, लड़ाई होता है, द कलिंग वार। कलिंग वार बहुत ही बड़ा लड़ाई होता है। और ये जब वार होता है, इसी के बाद जो अशोका थे ना, लड़ाई वगैरह सब त्याग वाग के आपने बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है, गिल्टी फील होता है कि इतने लोग का जान मैंने लिया। देखो लड़ाई जब दोनों तरफ से होता है तो राजा वगैरह तो कुछ नहीं होता है, मरता तो है सेना वगैरह ही। तो इनके मन में बहुत ही ज़्यादा घृणा हो गई अपने आप से कि इतने लोग का जान लेता हूँ मैं वगैरह वगैरह। तो ये हिंसा से अहिंसा पे चले आए और लड़ाई वगैरह छोड़ के क्या अपना लिए थे? बुद्धिज़्म को अपना लिए थे। बुद्धिज़्म का क्या होता है? अहिंसा से रोल होता है। बुद्धिज़्म लोग को लड़ते कभी देखे हो? तो इन्होंने बुद्धिस्ट वगैरह को अपना लिया था। ठीक है, और ये सांची स्तूपा बनाए थे। बुद्धिज़्म चैप्टर मैंने पढ़ा है, वहाँ पे बताया है द सांची स्तूपा इज मेड बाय द ग्रेट किंग अशोका। ये ध्यान रखिएगा। कलिंग वार कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। और इसका जिक्र कहाँ मिलता है, कहाँ से पता चलता है कि कलिंग वार हुआ था? तो रॉक एडिट मैंने बताया टोटल 14 होते हैं। 14 में 13वां जो रॉक एडिट था, इसका मतलब 13 होता है, उसमें कलिंग वार के बारे में जिक्र मिलता है। ठीक है, और कलिंग वार में नो डाउट कि अशोका बहुत ही महान शासक, तो जीत भी इन्हीं का होगा। ठीक है, और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया और बुद्धिस्ट अपना लिया। ठीक है, और इन्होंने सांची स्तूपा बनाया था। और ही अपॉइंटेड ऑफिशियल कॉल्ड धम्मा महात्माया फॉर मॉरल। और इन्होंने धम्मा महात्माया को अपॉइंट किया था, और किसके लिए किया था? कंट्रोल ऑफ पीपल, मोरल कंट्रोल ऑफ पीपल। तो देखिए पहला और लास्ट, पहला मौर्य डायनेस्टी के राजा आप लोग बताइएगा, लास्ट कौन हो जाएंगे? बृहद्रथा हैं। ठीक है, जिसको कौन मार देता है? उसके बाद पुष्यमित्र शुंगा, और शुंगा मार देता है, और शुंगा के बाद कौन डायनेस्टी आ जाएगा? शुंग डायनेस्टी आ जाएगा। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जब जब बकलोल राजा बना है इंडियन हिस्ट्री में, उसके बाद कोई तेज का जो राजा होगा, तेज वाला, वो बकलोलवा को मार के अपने राजा बन जाएगा। तो इसको कौन मार दिया? जो लास्ट वाले मौर्य डायनेस्टीज़ के राजा हुए, तो ये बकलोलवा को ये शुंग जो है वो मार देता है, और शुंग मार के अपना एक नया डायनेस्टी स्टार्ट कर देता है, शुंगा डायनेस्टीज़। ठीक है, नेक्स्ट डायनेस्टी हम लोग को यही पढ़ना है। और इसको पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी से बोलते हैं। मौर्य, पोस्ट मौर्यन मतलब मौर्य डायनेस्टीज़ के मौर्य काल के बाद का समय। ठीक है, पोस्ट अब प्री रहता तो मौर्य काल के पहले का समय, तो वो वाला भी याद रख सकते हैं, 200 से 300 AD। तो शुंग डायनेस्टीज आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो फाउंडर तो आपको याद ही हो गया होगा कि बृहद्रथा को मार के खुद डायनेस्टी स्टार्ट किया था। तो बस याद रखना है कि शुंगा डायनेस्टी जो है, उसके फाउंडर, उसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंगा हो जाएंगे। और इनके दरबार में कौन रहा करते थे? पतंजलि। पतंजलि तो आज के डेट में भी है, वो बात अलग है कि आज की डेट में एक सामान बन के रह गया है। उस डेट में पतंजलि जो थे एक बहुत ही बड़े योग गुरु थे, और वो पुष्यमित्र शुंगा के दरबार में रहा करते थे। तो पतंजलि से याद रखना, पतंजलि शुंगा डायनेस्टी के पहले जो संस्थापक थे, पुष्यमित्र शुंगा के दरबार में रहा करते थे। उसके बाद कौन आता है? हसीन मशूक शाह में देखिए आपने, हसीन मशूक शाह में हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी आपने ख़त्म कर दिया। मशूक, ठीक है, तो मौर्य डायनेस्टी भी ख़त्म कर दिया और शुंग डायनेस्टी भी ख़त्म कर दिया। शुंग डायनेस्टी अभी ख़त्म किया ना। उसके बाद मशूक, देखिए उसके बाद कर्णव डायनेस्टी आ जाएगा। तो कर्णव डायनेस्टी को कौन बनाता है? वासुदेव कर्णव। इसके द्वारा इसकी खोजकर्ता की गई है, मतलब फाउंडर, इसके संस्थापक कर्णव डायनेस्टी के वासुदेव कर्णव हैं, तो उसको वासुदेव से याद रखना। ठीक है,
उसके बाद सातवाहना डायनेस्टी आ जाता है। देख रहे हैं कितना कम दिया गया है, क्योंकि आप ये मैं इंट्रेंस एग्जाम के बुक से ही तैयारी करवा रहा हूँ, इसीलिए मुझे पता चल गया कि आपको कितना पढ़ना कितना पढ़ाना है, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में मशूक शाह सातवाहना डायनेस्टी आ जाता है। सातवाहना डायनेस्टीज़ में जो इसके फाउंडर थे सीमुख थे, और सीमुख ने ही सातवाहना डायनेस्टीज़ का खोज किया था। और इसी के समय में लैंड ग्रांट सिस्टम जो था ब्राह्मण लोगों को स्टार्ट किया गया देना। तो देखो यार, इस वंश में भी बहुत ज़्यादा राजा हैं, लेकिन सबसे जो मेन राजा अगर पूछा जाएगा तो सबसे मेन राजा थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, आप लोग याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी पे एक साउथ इंडियन मूवी भी बना है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, सतवाहना डायनेस्टीज़ में यूट्यूब पे अवेलेबल है वो वाला मूवी। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी यहाँ के सतवाहना डायनेस्टी के बहुत ही फेमस और बहुत ही योग्य, बहुत ही प्रतापी शासक थे। लैंड ग्रांट सिस्टम का मतलब है ब्राह्मण लोगों को जमीन दान में देने लग का जो प्रचलन है सातवाहना डायनेस्टी में स्टार्ट होता है। और इसके जो लास्ट शासक होते हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा। पहले तो आप लोग जाने गए सीमुख हैं, ठीक है, और सबसे मेन जो सबसे ज़्यादा प्रतापी थे गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, और जो लास्ट जो हैं वो भी सतकर्णी से ही हैं। उनका नाम आपको यज्ञ भी सतकर्णी है। इनके लास्ट शासक सतवाहन, उसके बाद सतवाहन खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है कौन, सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट एंड देयर रिजल्ट। तो इसको अगले वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे। अभी तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ। जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किया है बस आप लोग सिर्फ देख रहे हैं, तो आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग लाइक करें, क्योंकि मेहनत आप लोग के लिए किया जा रहा है, ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।